हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, चू फेंग गोंग लुन को खत्म कर देता है। गोंग लुन से उसका बदला भी पूरा हो जाता है, लेकिन इस चीज से गोंग लुन के फादर बहुत ज्यादा नाखुश हो जाते हैं। उसका कहना ये था कि चू फेंग को गोंग लुन को नहीं मारना चाहिए था। फिर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुँचता है। गोंग लुन के मर जाने पर उस एल्डर का गुस्से में खून खौल उठता है। वो चू फेंग पर अटैक कर देता है। किलन प्रिंस मेंशन से वो जो सिपाही को लेकर आया था उनसे कहता है कि वो इस पूरे बैटल ग्राउंड पर हमला करे। यहाँ हम देखते हैं कि वो जिन सिपाहियों को लेकर आए थे वो सारे के सारे श्वानवू लेवल पर थे, जो लोग अभी इस बैटल ग्राउंड के लोगों को मारने लगे थे। हम एल्डर को देखते हैं जो इनसे लड़ रहे थे। जब अटैक सूमे और सूरो पर आती है तो उनका बाप उनके सामने ढाल बनकर खड़ी रह जाती है। यहाँ चू फेंग कहता है, तुम मेरी वजह से इतने लोगों को क्यों मार रहे हो? जिस पर एल्डर कहता है, मेरे बेटे की जान के बदले तुम्हारा जान कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ के सबको मार दूंगा। यहाँ क्रिएटर ऑफ स्पिरिटिस्ट एक फॉर्मेशन क्रिएट करने लगता है ताकि वो एल्डर को डिफीट कर सके। फिर उसी फॉर्मेशन से बहुत सारे स्पिरिचुअल ड्रैगन्स निकलते रहते हैं और वो ड्रैगन्स सिपाहियों पर हमला करके उनको मारने लगते हैं। उन ड्रैगन्स को रोकने के लिए एल्डर अब क्रिएटर ऑफ स्पिरिटिस्ट पर अटैक कर देता है, लेकिन उनको बचाने के लिए चू फेंग उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उनके अटैक को रोकने लगता है। क्रिएटर ऑफ स्पिरिटिस्ट भी यहाँ एफर्ट्स लगा रहे होते हैं। जब वो दोनों अटैक एक दूसरे से टकराता है तो खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं, लेकिन चू फेंग वहाँ से जोर से गिरता है। उसके बाद क्रिएटर ऑफ स्पिरिचुअलिस्ट बहुत ही खतरनाक पावर को क्रिएट करते हैं और वो उस एल्डर पर अटैक कर देते हैं, जिस पर एल्डर पहली बार की तरह घायल होता है थोड़ा सा। फिर वो कुछ खतरनाक सोचते हुए एक बड़ा सा टॉर्नेडो को क्रिएट करता है, जो पहले पर्पल और उसके बाद रेड कलर में बदल जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट का रूप ले लेता है और आसमान में उड़ने लगता है। दरअसल वो एक बहुत ही पावरफुल ड्रग लिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में 100 इंसानों की पावर आ चुकी थी। अब इसलिए वो अभी बैटल ग्राउंड के सबसे खतरनाक वॉरियर था। उसे देखकर सारे के सारे चौंक गए थे। वो यहाँ पर एविल की तरह हंसने लगता है। उसके पास टेनवू रिलम के पावर आ गए थे, तो फिर वो वहाँ के सारे लोगों पर अटैक करने लगे थे। अभी जब क्रिएटर ऑफ स्पिरिचुअलिस्ट अटैक करते हैं तो वो उसको भी नैलीफाई कर देता है। फिर वो चू फेंग, मेट्रोपोलिटन और ज़ुगलियन इन तीनों पर हमला कर देता है। वो जोर से जमीन पर गिरते हैं और ये वार ऐसा था कि तीनों ही अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। फिर वो वहाँ के बेकसूर लोगों को मारने लगता है। उसने चू फेंग के कजिन्स पर भी हमला कर दिया था और फिर जब वो सूमे और सूरो पर हमला करने वाला था तो चू फेंग वहाँ कहता है, इनको छोड़ दो, गोंग लुन को मैंने मारा है, तुम्हारा दुश्मनी मुझसे है, तुम मुझे मार दो, इनका कोई कसूर नहीं है इसमें। ये सुनकर वो चू फेंग को ऊपर उठा लेता है और फिर जोर से उसका गला पकड़ के कहने लगता है, तूने मेरे बेटे को मार दिया, अभी देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। फिर वो चू फेंग के सामने वही तलवार रख देता है जिससे गोंग लुन मरा था। वो कहता है, अब तो इस तलवार से अपनी जान लेगा, इससे मेरे बेटे का बदला पूरा होगा। ठीक उस वक्त वो उस गैंगस्टर के ग्रैंडफादर को ऊपर उठा लेता है और उसे कुचल देता है। फिर वो और भी बहुत लोगों को मारने लगता है। वो कहता है, जब तक तू अपने आप को खत्म नहीं करेगा मैं ऐसे ही लोगों को मारता रहूंगा। फिर वो एक साथ बहुत से लोगों को ऊपर उठाता है और वहाँ से एकदम से नीचे गिरा देता है और उन सबकी मौत हो जाती है। अभी उसने दोनों को ऊपर उठा लिया था। ये देखकर चू फेंग कहता है, रुक जाओ, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। फिर वो उस तलवार को पकड़ लेता है और अपने गले की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन क्वीन उसे इसमें मना कर रही होती है कि ऐसा मत करो, तुम्हारे इस बॉडी में मैं भी रहती हूँ, इसलिए मुझे अपनी बॉडी हैंड ओवर कर दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। लेकिन चू फेंग नहीं सुनता। वो कहता है, अब जो होगा देखा जाएगा, मेरी मौत से ही ये सब कुछ ठीक हो सकते हैं। इसमें सूमे भी रोने लगती है। जो लोग चू फेंग के सपोर्ट में थे वो चू फेंग को मना कर रहे होते हैं, लेकिन चू फेंग यहाँ किसी का भी नहीं सुनता। वो क्वीन से कहता है, ऐसे
इनोसेंट लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता मैं, इससे अच्छा मैं खुद ही अपनी जान दे दूं। फिर वो अपने गले में एक कट भी लगा देता है। तभी वहाँ पर कोई चीज आकर उसे रोक लेती है। उसका तलवार दूर जाकर गिरता है। आसमान से कोई इंसान गिरता है, जिसके गिरते ही चारों तरफ धूल ही धूल जम जाती है। हम यहाँ देखते हैं कि ये वही रेड हेयर ब्लू रूप स्पिरिटिस्ट है जिन्होंने चू फेंग की जान बचाई थी और वो वहाँ चू फेंग की मदद के लिए आए थे। उस इंसान को देखकर एल्डर चौंक जाता है और कहता है, हेड की आप यहाँ कैसे? दरअसल यहाँ हमें पता चलता है कि ये ब्लू रूप्ड इंसान असल में किलिंग प्रिंस मैंशन का हेड है और वो एक ग्रेट मास्टर भी है। वो किलिंग प्रिंस मैंशन वही है जिसमें गोंगलिन का फादर डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव का काम करता है। वो हेड की उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब करके क्या मिल जाएगा, जिसमें वो एल्डर कहता है, मैं अपने बेटे का मौत का बदला ले रहा हूँ और आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये बदला लेकर ही रहूंगा। यहाँ हेड की अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। एल्डर अपने मॉन्स्टर टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर हेड की के सामने टिक नहीं पाता। वो इतनी जोर का अटैक करता है कि एल्डर दूर जाकर गिरता है। यहाँ वो पूरी तरह घायल हो चुका था। फिर वो उस एल्डर के पास आकर कहता है, जो ड्रग तुमने यूज किया है वो इलीगल है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद वो वहाँ मौजूद सारे लोगों से माफी मांगने लगता है। वो कहता है, मैं अब सभी से माफी मांगता हूँ, जो भी इसने किया है गलत किया है। ये हमारे मेंशन के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव है। मैं आप लोगों को इसकी कंपनसेशन देना चाहता हूँ और मैं इसे अपने साथ वापस पैलेस ले जा रहा हूँ। फिर हेड की को उस एल्डर के साथ एक पोटली मिलता है जिसके अंदर एक लेटर था जिसमें लिखा हुआ था कि गोंगलिन असल में उस एल्डर का बेटा है। जब एल्डर इस लेटर को पढ़ता है तो वो कहता है, अच्छा तो ये बात है, गोंगलिन तुम्हारा खुद का बेटा है। तुम्हारी इतनी हमदर्दी की वजह ये है तो अभी मैं समझ गया हूँ कि तुम क्यों चू फेंग को मारना चाहते हो। ये बात सुनकर तो गोंगलिन का जो ऑफिशियल फादर था उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसको सालों बाद पता चलता है कि उसका बेटा कभी उसका बेटा था ही नहीं। उसे वहाँ बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। यहाँ चू फेंग आकर एल्डर की का शुक्रिया अदा करने लगता है। जवाब में एल्डर की कहता है, अरे तुम थैंक यू क्यों बोल रहे हो, तुम तो मेरे भाई जैसे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई चिंता मत करना। फिर वहाँ के सारे लोग एल्डर की को थैंक यू कहने लगते हैं। अब एल्डर की भी उनके थैंक यू को दिल से अपनाते हैं और फिर जब वो पीछे मुड़ते हैं तो वो देखते हैं कि गोंगलिन का फादर वहाँ नहीं था। हम उसको एक चलते हुए गाड़ी के अंदर देखते हैं जहाँ वो बेहोश पड़ा था। यहाँ जब उसका आँख खुलता है तो वो कहता है, मैं कहाँ हूँ? जिसके जवाब में गोंगलिन का ऑफिशियल फादर कहता है, मेरी बीवी ने 6 महीने पहले मुझसे कहा था कि वो गोंगलिन को ट्रेनिंग के लिए तुम्हारे पास भेज रही है और उसने ये भी कहा कि तुमने गोंगलिन को अपने बेटे जैसा माना है। मैंने भी उसके इन बातों को यकीन कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं पता था इसके पीछे इतना बड़ा सच छुपा होगा कि गोंगलिन तुम्हारा बेटा है। ये कहकर वो एल्डर उसका गला पकड़ लेता है और उसे गाड़ी से किक मार के दूर फेंक देता है। फिर वो कहने लगता है, ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता, जिसको मैंने इतने सालों तक अपना बेटा समझ कर रखा है वो असल में मेरा बेटा कभी था ही नहीं और ये खिलौना खेल तुम लोगों ने मेरे साथ खेला है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने सालों तक मैंने इस बात को कैसे नहीं समझा। यहाँ एल्डर कहता है, अगर मैं मर जाऊँ। यहाँ एल्डर समझ चुका था कि अभी गोंगलिन का ऑफिशियल फादर उसको छोड़ने नहीं वाला, ऊपर से वो इतना ज्यादा वीक हो गया था। यहाँ एल्डर कहता है, मैं अगर मर जाऊँ तो किलिंग प्रिंस मैंशन के लोगों को मत बताना कि तुमने मुझे मारा है, तुम कहना कि चू फेंग ने मुझे मारा है, फिर वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। ये सुनकर उसको तो और ज्यादा गुस्सा आता है, जिस पर गोंगलिन का ऑफिशियल फादर कहता है, तुम तो बहुत चालाक हो, इतना सब कुछ सोच लिया तुमने। इसके जवाब में गोंगलिन का फादर कहता है, मेरा गोंगलिन भी मेरे जैसा ही चालाक था, क्या वो तुम्हें मेरे जैसा नहीं लगता? ये बात सुनकर तो उस एल्डर को और ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अब गुस्से में आकर उस एल्डर को फ्रीज कर देता है। फिर उस फ्रीज एल्डर को कई टुकड़ों में तोड़ता है। यहाँ वो एल्डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अभी हम यहाँ चू फेंग को देखते हैं। वो कहता है कि मुझे पता है कि मेरी चू फैमिली को सिर्फ गोंगलिन ने नहीं, तुमने भी उसके साथ मिलकर मारा है। तुम मेरी चू फैमिली को मारने वाले हो। ये बात सुनकर एल्डर चू फेंग के पास आता है और उसे बर्फ में जमा देता है, लेकिन चू फेंग को ज्यादा कुछ हो जाता। इससे पहले ही वो अपने असुरा गॉड के पावर को
एक्टिवेट करता है और उस बर्फ को तोड़कर बाहर निकल आता है। ये देखकर तो वो एल्डर हैरान रह जाता है कि आज तक किसी ने भी मुझे इस चीज में हरा नहीं पाया, लेकिन इस लड़के ने मुझे कैसे हरा दिया। फिर चू फेंग कहता है, तुम जैसे घटिया दरिंदा जो गरीब लोगों पर जुल्म करते हैं, जिसने मेरी मासूम परिवार को मार दिया। तुम्हारा बेटा भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह था, जो कि किसी का परवाह नहीं करता था। आज उसकी क्या हालत हुई है। इस पर गोंगलिन के फादर कहता है, वो मेरा बेटा नहीं है, वो मेरे दुश्मन का बेटा है। यह चू फेंग कहता है, अगर यह सच में अभी कोई दुश्मन बचा है वो हो तुम। और फिर वो उस एल्डर पर अटैक कर देता है। अभी इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। दोनों ही एक दूसरे को बराबरी का टक्कर दे रहे थे। यह एल्डर चू फेंग पर बर्फीली तलवार से अटैक करने लगता है और चू फेंग उसके हर अटैक से बच रहा होता है। चू फेंग अपनी चार्म अटैक टेक्निक को यूज करता है और अपने आसपास एक शील्ड क्रिएट कर लेता है। लेकिन जब वो एल्डर रुकने का नाम नहीं ले रहा था तो चू फेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहता है, तुमने मेरे मासूम बाप को मारा है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, उसकी सजा तुम्हें आज जरूर मिलने वाला है। फिर वो चू फेंग पर अपने स्पिरिचुअल आइस बीस को छोड़ देता है। चू फेंग उससे डॉज करते हुए बच जाता है और फिर वो एल्डर जब आखिर में एक बड़ा सा बेस्ट क्रिएट करता है, चू फेंग अपने व्हाइट टाइगर सीक्रेट स्किल को एक्टिवेट कर देता है। अभी हम देखते हैं कि आइस बेस्ट व्हाइट टाइगर सीक्रेट स्किल के सामने बिल्कुल फीका पड़ जाता है और एकदम से खत्म हो जाता है। टाइगर सीधा जाकर उस एल्डर पर अटैक करता है। फिर चू फेंग उसे अपनी चार्म अटैक टेक्निक की मदद से ऊपर उठाता है। यहाँ वो मरने की खौफ से चू फेंग से माफी मांगने लगता है। वो कहता है, माफ कर दो मुझे, मैंने बहुत कुछ गलत किया है और मुझे एक मौका और दे दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। ऐसा मत कहना कि तुम अपने फैमिली की रिवेंज लेना चाहते हो। तुमने इसी तरह और भी बहुत से फैमिली को खत्म किया है, इसलिए तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। लेकिन चू फेंग उसका कोई नहीं सुनता, वो उसे वहाँ पे खत्म कर देता है। फिर वो आसमान की तरफ देखकर कहता है, डैड, मैंने आपका बदला पूरा किया है। यहाँ क्वीन कहती है, चू फेंग तुम्हें अब खुश होना चाहिए, तुम्हारी सारी दुश्मन मर गए हैं। लेकिन अभी तुम क्या करोगे? क्या तुम उन दोनों से शादी कर लोगे? शॉनवुड सिटी तो खत्म हो गई, अभी उन दोनों के फादर का सिटी बचा है। चाहो तो तुम वहाँ भी रह सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारे हेल्पर बनकर रहूंगी। लेकिन पहले तुम सोचो कि तुम अभी क्या करोगे। यहाँ चू फेंग कहता है, मैं इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्वीन दोबारा ऐड करते हुए कहती है, तुम चाहो तो ग्रीन ड्रैगन सेक्ट में जा सकते हो, अभी तो तुम्हारे पास व्हाइट टाइगर सीक्रेट स्किल भी है, तो तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। या फिर तुम एक और अच्छी जगह भी जा सकते हो, हम दोनों अब इतना पावरफुल है कि कहीं भी जा सकते हैं। क्या तुम किंग्सो सेक्ट में जाना चाहते हो? जिस पर चू फेंग कहता है, मैं ये सब कुछ भी नहीं चाहता, मैं अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ, मैं अपना पास्ट जानना चाहता हूँ और अपनी लाइफ के मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे रियल पेरेंट्स कौन थे और उन्होंने मुझे क्यों अपने से दूर किया, उन्होंने तुम्हें मेरे अंदर कैद क्यों किया। अभी मैं अपनी जिंदगी के सारे राज जानना चाहता हूँ। और फिर यहाँ क्वीन भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद चू फेंग वहाँ से उड़कर चला जाता है। सो गाइस, इस एनिमे का एंड यहीं पर होता है। सीजन 2 रिलीज हुआ तो वो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। अभी मैं इस चैनल पर एक और एनिमे को एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप चाहो तो उसे भी जाकर देख सकते हो। और ये सीरीज बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में ही मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।